EIC वाज लिक्विडेटेड एंड नेशनलाइज्ड, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी एसेट्स थे उनके, वो सारे क्राउन के हो गए, उनकी जो भी पावर्स थी वो क्राउन की हो गई। नेशनलाइज का मतलब यही चीज है, जो आपका सामान है वो भी हमारा, और जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके पावर्स है वो भी सब अब हमारे पास है। हमारे पास माने ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑब्लिक क्राउन। क्लियर है? आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पाम्पसन स्पोक ग्रेव इरेगुलरिटीज EIC's गवर्नेंस स्पेशली आफ्टर 1857। अब भाई 1857 अगर हुआ है, अगर 1857 हुआ है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ रही होगी। तो उनके जो PM थे उन्होंने बोला नहीं भाई अभी बहुत तकलीफ है, लेट्स सी हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। Company rule ended and all properties were transferred to the crown. British Raj began to end in 1947. When I say crown rule means British Raj. कभी आपको crown rule मिलेगा, कभी आपको क्या मिलेगा? British Raj. The act abolished board of control and court of directors. इसको मैंने dual government बोला था। अब board of control जो क्या कंट्रोल कर रहा था? पॉलिटिकल अफेयर्स, या फिर जो आपने बोला वो भी करेक्ट है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? कमर्शियल एक्टिविटीज। अब उन्होंने बोला कि हम इन दोनों को क्या करते हैं? अबॉलिश करते हैं। डिफिकल्ट फॉर इन दोनों को हम क्या करते हैं? अबॉलिश करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किससे रिप्लेस किया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही हैज अ 15 मेंबर काउंसिल टू एडवाइस। जब भी कोई भी बड़ा आदमी अपॉइंट होता है हमेशा उसके साथ एक एडवाइजरी काउंसिल रहता है। लास्ट गवर्नर जनरल का कितना था? 18 हो गया था। वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल 6। 4 कौन थे? प्रोविंसेस। और 2 कौन थे? चीफ जस्टिस एंड जस्टिस। अब एक नई पोस्ट एस्टैब्लिश हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बंगाल अब खत्म हो चुका है। अब क्या बात हो रही है? इंडिया। अब ये हमारा प्रोविंस नहीं है, अब सब कुछ, अब ये जो भी है ये सब कुछ हमारा है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया। कितने लोग थे? 15 मेंबर। जब रीड करोगे ना ये 6-4 बहुत कंफ्यूज करेगा, बट स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। कितने मेंबर थे? रिप्रेजेंटेशन था या नहीं? ऊपर के 4 में से बताओ कौन कौन से सही है, राइट? तो ये बहुत बोरिंग लगता है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑफिस था वो लंदन में था, ठीक है, यहाँ पे नहीं था। वहां से कंट्रोल करते थे, पर उस ऑफिस को रन करने का पैसा यहां से जाता था। तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये बहुत तकलीफ वाला काम है। दैट इज वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर अ रेवोल्यूशनरी एंड दे पॉइंटेड इट आउट ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल। इज लाइक अच्छा अगर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और ऑफिस बाहर है, या तो ऑफिस यहाँ बनाओ, और अगर बाहर है तो वाई आर यू सेंडिंग मनी फॉर दैट ऑफिस? 2 ऑफिसेज इन लंदन, काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। द क्राउन डायरेक्टली अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्राउन जो है वो खुद ही अपॉइंट करता था, ये उनका इंसान है। तो क्राउन को जो भी चाहिए उसको क्या, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसको हम लोगों ने बोलना चालू किया वाइसरॉय। सो जैसे ही कंपनी रूल खत्म हुआ, क्राउन रूल आया। क्राउन में आपको कौन मिलेगा? अब वाइसरॉय। तो अब के बाद अगर मैं गवर्नर जनरल बोलूं या वाइसरॉय बोलूं, बात एक ही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब से उसको उन्होंने बोलने लगा, अब इनको क्या बोलेंगे हम? वाइसरॉय। पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना जितने ही मैंने पॉइंट्स दिए, जब जब पहली बार कोई चेंज हुआ है मैंने साथ में नाम दिया है। देने का एक रीजन है, इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल आते हैं, ठीक है। यूपीएससी कैसे खेलता है? वाइसरॉय को गवर्नर लिख देगा, आपको लगेगा हाँ आसपास तो है, पर वो लिख देगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। फर्स्ट वाज लॉर्ड कैनिंग। द काउंसिल वाज रीनेम्ड एज काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। उसके पास एक काउंसिल थी, उसका जो चेयरमैन था, वाइसरॉय के साथ एक काउंसिल थी, उसका जो चेयरमैन था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑफिस कहां पे है? ये लंदन में। उसका पैसा कौन दे रहा है? इंडिया, ठीक है। इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इससे पहले हमने सिविल सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया था, ओपन कंपटीशन। अब वो जो सिविल सर्विसेज है वो किसके अंडर आ गई है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो पावर है, माने जो वाइसरॉय की पावर है,
इसको मैं अभी कनेक्ट करूंगा करंट कॉन्स्टिट्यूशन से। उनके पास जो पावर थी उसमें क्या होता था, उन्होंने बोला ठीक है यार काउंसिल है, पर आप जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे ना बिल, कोई भी लॉ, तो आप पहले मेरे से सैंक्शन लेंगे, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, मेरे को लगता है बातचीत करेंगे तभी आप आगे भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाके डिस्कस करने लग गए बिल में, मेरे को पता ही नहीं है। प्रेसिडेंट, आई विल जस्ट क्लैरिफाई दैट अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, ठीक है। 2 मिनट दो मेरे को। वीटो पावर थी, बिल बनाओ, लॉ बनाओ, मेरे को भेजो, मैं रख लूंगा, जवाब नहीं दूंगा, मैं उसको वीटो कर सकता हूं। वो लेजिस्लेशन बना सकता था जो इज अ फॉर्मेट ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब लगता है और कौन लगाता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लेजिस्लेशन होता है। लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन शो किया, हमने देखा था एल में से ई निकलता है, इसके अंदर लोकसभा है, लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन शो किया, उन्होंने बोला हमें ये सरकार नहीं चाहिए, सरकार गिर गई, सरकार नहीं है, देश कौन चलाएगा, बड़ी तकलीफ में है, प्रेसिडेंट चलाएगा, कैसे? ऑर्डिनेंस लागू करेगा। ये एक टेम्पररी लेजिस्लेशन है, राइट। इसका मिसयूज भी बहुत अच्छे से होता है। ये तब तक होता है या फिर अगर पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, 2 सेशन के बीच की छुट्टी चल रही है, ब्रेक चल रहा है, उसके बीच में कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, तुम्हें वो संभालना है, तो हम क्या लॉन्च करेंगे? ऑर्डिनेंस। फिर वो ऑर्डिनेंस जो है जब सरकार आएगी, जब लोकसभा का सेशन होगा, वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बोलेंगे इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। टेम्पररी, ये बिल होता है एक तरीके का। बिल क्या? एक्ट होता है, एक्ट होता है। बिल होता है जो लॉन्च होता है लोकसभा में, जब प्रेसिडेंट बोलता है इसको लागू करो तो वो एक्ट हो जाता है। तो एक तरह का एक्ट ही है ऑर्डिनेंस जो है, क्योंकि ये लागू हो चुका है, ठीक है। तो ये टेम्पररी लेजिस्लेशन लगाने की जो पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय के पास थी। वो बोलता है कि मैं आपकी बिल को वीटो कर सकता हूं, मुझे बिल पढ़ना पड़ेगा इंट्रोड्यूस करने से पहले, और मेरे पास पावर है कभी भी इमरजेंसी में मैं कोई ऑर्डिनेंस लागू कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि 144 लगा दिया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लगा दिया। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला, मैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करूंगा। जब भी कभी मनी बिल होता है, आर्टिकल 110, आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है कि प्रेसिडेंट पहले इसको पढ़ता है, फिर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। सारे बिल्स नहीं पढ़ता प्रेसिडेंट, उनके रिकमेंडेशन पे ही होता है, उनके रिकमेंडेशन पे होता है। 110 स्पेसिफिकली मनी बिल जो है वो अभी भी इसी चीज पे चल रहा है। इंट्रोडक्शन से पहले मुझे बताना जरूरी है। एक और होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाना है तो भी उसको बताना पड़ता है कि भैया हटाने वाले हैं। पता चला सुबह न्यूज खोली, सुबह रखा मैं तो प्रेसिडेंट ही नहीं हूं, राइट। सो वो सब अवॉइड करने के लिए प्रेसिडेंट कुछ चीजों में इंट्रोडक्शन से पहले उस चीज को देखता है। दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल 61 के अंदर, तो उसमें बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, आपको रुकना पड़ेगा प्रेसिडेंट तक। 14 दिन का जो उसको नोटिस जाता है वो पहले जाता है, बट मैं अभी इस क्वेश्चन को पॉज करूंगा, प्रेसिडेंट में प्रॉपर्ली आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है, अभी रेलेवेंस नहीं है, इसको लिख लो, प्रेसिडेंट में डेफिनेटली पूछना, ठीक है। आर्टिकल 110 अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे बोल दे आज का कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, रॉन्ग। यस इन्फ्लुएंस्ड, बट भाई देखो तो 73 से क्या क्या चल रहा है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट तो है, आइडियल्स, एस्पिरेशन, व्हाट वी नीड, बट जो प्रैक्टिकलिटी है वो कहां से आ रही है? पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों बनाया, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पता था, अभी देखो कि एग्जिस्ट करता है। एक्सपर्टीज भी तो चाहिए। तो जितना आइडियलिज्म इंपॉर्टेंट है, रोमांटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, उतनी प्रैक्टिकलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। सो इफ एनीवन इज सेइंग आज का कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल मूवमेंट से ही बना है, नहीं। इन्फ्लुएंस यस, बट इनपुट्स में ये सारे एक्ट्स हैं और आपको ये एग्जांपल देने पड़ेंगे। सारे एग्जांपल तो नहीं दे सकते, बट दिस विल बिकम वन एग्जांपल। ये वीटो पावर, प्रायर सैंक्शन, ऑर्डिनेंस, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे। सबूत दे दिया, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, एविडेंस दे दिया, इसका रीजनिंग, इससे समझा क्या कि भाई आज का कॉन्स्टिट्यूशन पहले के लेजिस्लेशन से इंपैक्टेड है। दिस इज मीन्स
क्या गवर्नर जनरल का स्वीटो पावर थी या नहीं थी? दिस इज प्री। दोनों साथ में चल रहे हैं? ओके चलो, टेक 30 seconds टू रीड दिस। बस कीवर्ड्स आओ, एक एक पूरा पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेजर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लो, देन वील मूव। पब्लिक लाइफ, नेशनलाइजेशन, ट्रांसफर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू क्राउन, अबॉलिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई चीज आई है, वॉइस रॉय एक नई चीज आई है, गवर्नर जनरल के पास अपना एक काउंसिल है, वो जो काउंसिल है उसको काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, और सिविल सर्विसेज जो है अब उसको हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सर कितने मेंबर्स थे उस काउंसिल में? नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ये जो नंबर्स है ना स्पेसिफिकली, राइट, इनको लेके ऐसा जज्बाती नहीं होने का, ठीक है। कहीं मैं आपको दूंगा, कहीं पे मैं आपको नहीं दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन आर एनालिसिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इसमें और 50 चीजें, एक एक्ट है यार, बहुत बड़ा एक्ट होता है, राइट। आई विल हैंड पिक थिंग्स एंड गिव इट टू यू। आप लक्ष्मीकांत देखोगे, उसमें आपको इससे थोड़ी सी ज्यादा चीजें मिलेंगी। व्हाट आई ब्रिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो इंडियन काउंसिल एक्ट, अब आते हैं हम 1861। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में कन्वर्ट हो गया? इंडियन काउंसिल एक्ट। इसलिए इससे पहले मैं बोल रहा था काउंसिल काउंसिल काउंसिल, राइट, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल और प्रोविंस, सेंट्रल और प्रोविंस में फर्क क्या है? सेंटर और प्रोविंस मतलब सुप्रीम और प्रोविंस उसके अंदर अंडर। आज के डेट में क्या है? सेंटर और प्रोविंस, अगर एनालॉजी बनानी है तो आज के डेट में क्या होगी? सेंटर और स्टेट। सेंटर इज यूनियन और स्टेट इज स्टेट्स, प्रोविंसेस इज द स्टेट्स दैट वी हैव। तो एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल ओब्लिक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमने देखा था एक स्टेट की काउंसिल होती है और एक यूनियन की काउंसिल होती है। उसमें दो तरीके के मेंबर्स थे, ठीक है। अभी लिखो मत, इसको सुनो, ये छूट गया तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल नाम क्या बताता है? कॉमन सेंस क्या कहती है? कौन होगा ऑफिशियल? एक तो ये हो गया, और कौन होगा? इंडियन होंगे कि ब्रिटिशर्स होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे। तो ऑफिशियल जो है वो कौन होंगे? ब्रिटिशर्स। नॉन ऑफिशियल, यूपीएससी इसमें बहुत घुमाएगा। नॉन ऑफिशियल का मतलब इंडियन नहीं है। जनरली क्या आ जाता है माइंड में? अच्छा, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, ऑफिशियल ब्रिटिश होगा तो ये कौन हो गया? इंडियन। नहीं, ये कोई और एक्सपर्ट भी हो सकता है। मुझे लॉ बनाना है कुछ, मुझे जरूरत है किसी चीज की, मैंने उसको बोला नॉन ऑफिशियल मेंबर बना लिया, तो वो ऑफिशियल नहीं है, वो नॉन ऑफिशियल है, बट नॉट नेसेसरली इंडियन, नॉट नेसेसरली इंडियन। बट इन दिस केस 3 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 3 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट वाज द पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। मैंने क्या बोला था? जब तक हम इस काउंसिल में ठीक से नहीं घुसेंगे, जब तक हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में नहीं आएंगे, तब तक हम कोई भी पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं कर पाएंगे विदाउट फाइटिंग, विदाउट वायलेंस। तो 2 तरीके मेंबर्स होते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल ब्रिटिशर्स रहते हैं, नॉन ऑफिशियल में इंडियन रिप्रेजेंटेशन दिया, डेमोक्रेटिक नहीं दिया, इलेक्टेड नहीं है, रिप्रेजेंटेड है। 3 इंडियन है, ठीक है। इट शोज द सीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन द लॉ मेकिंग। नाउ आई से पहले सेंट्रलाइज हुआ था, अब क्या होना चालू हो गया? डिसेंट्रलाइज। पहले सारी पावर्स उसके पास थी, अब स्लोली स्लोली उन्होंने बोला चलो रिप्रेजेंटेशन डालते हैं। अब हम क्या करने लगे? डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस? लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस। द वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल टर्न इनटू अ कैबिनेट दैट रन्स ऑन पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस, पब्लिक वर्क्स, अलग अलग कर दिया। अब एक्सपर्ट्स हो गए, पहले सब कुछ एक था, कुछ नहीं था, अलग अलग एक्सपर्ट्स नहीं थे इन सब, एक ही इंसान था, वही सब कुछ कर रहा था। मैं खेल रहा हूं सब कुछ। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग अलग था, पर सब कुछ कर वही रहा था। नाउ व्हाट दे से, नहीं हम होम मिनिस्टर लाएंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर लाएंगे, मिलिट्री लाएंगे,
लॉ लाएंगे, फाइनेंस लाएंगे, पब्लिक वर्क्स लाएंगे। आज भी ऐसा दिखता है, Yes, sir. right? So if you connect to today, government of council acts are in more sync with today's constitution and today's Indian working. Does that make sense? Yes, sir. ठीक है, okay. Military commander in chief sat as extraordinary member. Viceroy could overrule his council. भाई साहब रिप्रेजेंटेशन दिया है, पावर नहीं दी है। यहां पे भी मेजोरिटी मेरे पास है, तो लॉ तो तभी पास होगा ना जब मेजोरिटी होगी। तो मैं यहाँ पे चिल्ला तो रहा हूँ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे किसान योजना चाहिए, बट मेजोरिटी अभी भी उसके पास है। वॉइसरॉय उनके डिसीजन को ओवररूल कर सकता है। चलो उन्होंने कुछ बोला, वहां पे उन्होंने पूरे अपने करिज्मेटिक पर्सनालिटी के साथ लॉ पास भी करा दिया, तब भी दिस पर्सन कैन टेक इट बैक। रीड करने प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, ओके। लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे मद्रास वर रिस्टोर्ड, ले ली थी बीच में, बोला था एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन गवर्नर जनरल के पास है, अब बोला नहीं यार तुम अपने जगह पे बनाओ, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, उसको वापस दे दिया। बॉम्बे वाला बॉम्बे में लॉ बनाएगा, ये इसमें बनाएगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन दो जगह देखा हमने, एक तो वो मेंबर्स मिले, इंडियन ऐड हुए, दूसरा बॉम्बे मद्रास को उनकी पावर को रिस्टोर कर दिया। दीज आर द प्रोविंसेस, हम बोल रहे हैं ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये क्या है? प्रोविंसेस। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट कैलकाटा विल मेक लॉज फॉर ब्रिटिश इंडिया, जो कलकत्ता में बैठा है वो पूरे देश के लिए बनाएगा, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर आप बोल सकते हो वॉइसरॉय। इसलिए कैलकाटा और बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट भी वही है, लेजिस्लेशन भी वही बन रहे हैं, सेंट्रल भी वही है। तो कैलकाटा में बेसिकली एक तरीके से वो सेंट्रल हो गया, और उसके बाद प्रोविंसेस हो गए। यहाँ पे जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे आप बोल सकते हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। बॉम्बे मद्रास अपने लॉज खुद से बनाएंगे, बाकी पूरे देश के लॉज जो है वो ब्रिटिशर्स बनाएंगे। गवर्नर जनरल कुड क्रिएट न्यू प्रोविंस एंड अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। वही आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाली बात है, कुछ है मुझे उसको ब्रेक करना है, मैं नए प्रोविंस अपने आप से बना सकता हूँ, और मैं उनपे जो अगर वो छोटे हैं तो मैं उनमें कौन दे सकता हूँ? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। प्रेसिडेंसी बड़ी है, मैंने उसको तोड़ दिया, दो प्रेसिडेंसी बना दिया, 1 और 2, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिए, वो प्रोविंस हो गया, वो अपने लॉज खुद बना सकता है। बट जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लॉज है वो वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले रेगुलेट किया, फिर चार्टर रिन्यू किया, कंपनी को खत्म किया, कंपनी रूल खत्म किया, क्राउन रूल चालू किया, तो उसको गवर्नमेंट बोलने लगा, फिर उसको एडवाइजर्स दिए तो काउंसिल बोलने लगा। नाउ आई एम एट इंडियन काउंसिल एट 1861। डज दिस मेक सेंस? टेक 1 minute to read this. What you have to think while you are reading this is कि भाई ऐसा है, कनेक्शंस क्या क्या बना सकता हूं मैं आज की कॉन्स्टिट्यूशन से। डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, बॉम्बे मद्रास को रिस्टोरेशन मिल चुका है, ये पोर्टफोलियोज आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सर अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं ना कि 61 का जो था 1861 का उसमें से है। मल्टीपल जगह आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी आप आगे आ जाओगे तो आपको वो कनेक्शन से मिलेंगे, बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। These words are very important. काउंसिल, एग्जीक्यूटिव, वॉइसरॉय, ट्रैप बनाता है यूपीएससी इसका। प्रोविंसेस क्या है, सेंट्रल क्या है, ऑफिशियल मेंबर्स कौन है, नॉन ऑफिशियल कौन है, रिप्रेजेंटेशन है कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है। 20 more seconds. सर काउंसिल्स रोल वाज लिमिटेड टू एडवाइस, मतलब यहाँ पे कैबिनेट आ चुका था, तो काउंसिल कैबिनेट को ही तो बोल रहे हैं ना, एक ही बात है। एडवाइजर, काउंसिल, कैबिनेट सब एक ही बात है। 10 more seconds. अपना डिपार्टमेंट मिल गया था, and we call that as portfolio.
ठीक है, पूरे देश के लिए जो लॉज हैं, कुछ लॉज जो हैं वो कलकत्ता बनाएगा, बाकी जिसका जो प्रोविंस है वो अपना खुद से खेलो। चलो, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल में कन्वर्ट हो चुका है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। तो जो उसका काउंसिल था, अब उसका जो साइज है वो उन्होंने बढ़ा दिया। माने जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, पहले वो अगर 10 थे तो अब वो 10 से ज्यादा है। ये क्यों हुआ? ये डिमांड था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उन्होंने डिमांड किया था कि भाई, हाँ, उन्होंने ये डिमांड किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, तो इतने कम लोगों से काम नहीं होने वाला है, वी नीड टू ऐड मोर। इसीलिए उन्होंने ऑफिशियल नहीं बढ़ाए, उन्होंने बोला भैया हम कौन से बढ़ाएंगे? अनऑफिशियल। कौन से बढ़ाएंगे? और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कहां पे बढ़ाए उन्होंने? सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंसेस, दोनों में बढ़ाए। सेंट्रल में भी बढ़ाए उन्होंने और वो प्रोविंसेस में भी बढ़ाए। एलिमेंट ऑफ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट ऑफ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड यूनिवर्सिटी, जमींदार, म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा कुड रिकमेंड मेंबर्स टू प्रोविंशियल काउंसिल। ये समझो इसका मतलब क्या। सेंट्रल है, प्रोविंस है, एलिमेंट ऑफ इलेक्शन बोला है, कंप्लीट इलेक्शन नहीं बोला है। कुछ इलेक्शन चालू हुए, उससे रिप्रेजेंटेशन आया। कहां पे? यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, ये जो छोटी छोटी जगह थी एमसीडी टाइप, वहां पे इलेक्शन चालू हुए। अब जो वहां पे इलेक्ट हो गया वो क्या होगा? वो नॉमिनेट होगा। अगर आगे उसको भेजना है किसी बड़ी जगह पे तो वो नॉमिनेट होगा। तो वहां पे अभी भी इलेक्शन नहीं है। कह रहे आप छोटी छोटी जगह पे इलेक्शन करा लो, उसमें से जो जिससे मेरा रिश्ता अच्छा बनेगा मैं उसको उठा लूँ। और एलीट क्लास ही थी, एलीट क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे सारे। किससे डिसाइड होता था? एजुकेशन से। टैक्स कितना दे रहे हैं, कितना पैसा उनके पास है। ठीक है, काउंसिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल्स कुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। अब इस काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल की है, पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अब हम सवाल उठा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हम बैठे हैं, मैं स्पीकर के पास जा सकता हूं, उसको बोल सकता हूं मेरे को सरकार से सवाल पूछना है, स्पीकर वो सवाल पूछेगा। फॉर्मली नाउ आई कैन आस्क क्वेश्चंस। इससे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन में था, मैं बोल सकता था, पर वो क्वेश्चन नेसेसरीली कोई सुनेगा या नहीं वो मेरे हाथ में नहीं था। अब सुनना जरूरी था। मेजॉरिटी अभी भी उनके पास है, करना जरूरी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, पर फॉर्मली बोलेंगे तो आप सुनोगे। स्लोली वी आर गोइंग। अभी सिर्फ वॉइस निकली है, डिमांड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको सुनना पड़ेगा, स्पीकर को वो बोलेगा। पर अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल की है, मानना जरूरी नहीं है। सरकार उसी की है, सब कुछ उसी का है। मन को तसल्ली है बस। मन को तसल्ली से ज्यादा है, क्योंकि अब आप लार्जर ऑडियंस तक जा सकते हो, अब आप रेडियो तक पहुंच सकते हो। एटलीस्ट अब लोग आपको सुन सकते हैं आवाज लेके जा सकते हैं और रैशनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये क्यों मान रहे हैं। क्या पता सच में रैशनल हो, क्या पता हमको ऐसी चीज बोल दे जो उनको चमक ही नहीं रही हो। राइट? वो लॉ मेंबर था, उसको परमानेंट कर दिया गया। देयर वाज 24 इन व्हिच 5 वर इंडियन। उसके अंदर 5 कितने थे? इंडियन कितने थे? 5। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ये सारी कहानी अब जो हम करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। (1909) ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 minute ब्रेक, जस्ट स्ट्रेच एंड एवरीथिंग, get your mind back. Now what we are doing is extremely important. I'll start after a minute. If you want to stretch, if you want to drink some water, you can do that. In a minute I'll start this. पीछे कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो, रिवाइज करना है तो कर लो। 1909, 1919, very important. I need your full attention now. 40 more seconds. चलो शुरू करें। सर विद मी शुरू करें? ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मॉर्ले था और वाइसरॉय जो है वो मिंटो था। तो जो लंदन में बैठा है, चेयरमैन है जो संभाल रहा है काउंसिल को, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम है मॉर्ले। पूरा नाम नहीं है मॉर्ले, सरनेम है, सिर्फ सरनेम उठाया है।
और जो इंडिया संभाल रहा है, जो कलकत्ता में बैठा है, जो बंगाल में बैठा है, वो है मिंटो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स थे जो 1919 में खत्म हो गए, शॉर्ट लिव्ड थे, बट ये कुछ नए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन कर दिया था हिंदू और मुस्लिम्स में, राइट? मॉडर्न हिस्ट्री हो गया क्या? नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ 1905 में। कर्जन जी ने बोला जी हम तो रिलीजन खेलेंगे, हम आपको अलग करेंगे। जब इन्होंने ये किया तो इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, कियोस बढ़ गया। इस वजह से 1909 में ये आया। 5 में अगर आप देखोगे तो उन्होंने पार्टीशन किया और 1909 में उनको तुरंत आना पड़ा क्योंकि इंस्टेबिलिटी कियोस बहुत हो गया था। किसी भी सरकार की रिक्वायरमेंट है, वो मोनार्कियल हो या कोई भी हो, अगर जनता प्रोटेस्ट, लड़ाई और दंगे में उतर आई तो उसको थ्रेट होता है। एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉर्म विल टेक एक्शन इमीडिएटली इफ देयर इज कियोस। ठीक उसी तरह वो भी रिफॉर्म्स लेके आ गए। आईएनसी स्टार्टेड डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि हम तो खुद को गवर्न करेंगे। आईएनसी भी तब तक स्ट्रांग होती जा रही थी। द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इन 4 कैटेगरीज। ये जरूरी नहीं है, बस मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। इंडिया है 68 प्लस सीजीआई, ये जो इनके मेंबर्स हैं सीजीआई जीजीआई सॉरी गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया या वॉइस रॉय। 35 नॉमिनेटेड है, उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल है। इसमें 25 इलेक्टेड है, 8 एक्स ऑफिशियो है, 6 गवर्नर जनरल की काउंसिल में है और 1 कमांडर इन चीफ है। याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन आइडिया कि दिख कैसा रहा था। प्रोविंसेस कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, ईस्ट बंगाल एंड असम, पंजाब एंड बर्मा। गवर्नर ऑफ मद्रास था, यहाँ पे इंडिया है। इसके पास 48 थे, बॉम्बे प्लस 48। हमने क्या बोला था, वो अब नए प्रोविंस बना सकता है, तो अब गवर्नर के साथ क्या आ गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लस उसकी जो काउंसिल मेंबर्स थे वो पैरेलली लिखे हुए। दैट्स व्हाई नंबर इज नॉट देयर, क्योंकि अब हर बार नंबर जो है अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर इंडिया का पूछा जाए तो उसके पास अब कितने हैं? 68। ठीक है, 25 और 35 पे ध्यान रखना। हाँ, 68 का आधा कितना होता है? 34, 35, मोर देन 50% इज नॉमिनेटेड। तो अभी डिसीजन मेरे हाथ में, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड है पर वो क्या है? कम। अगर वो बोलेंगे भी तो सुनना मेरे जिम्मेदारी नहीं है। मेजॉरिटी किसकी है? नॉमिनेटेड की। तो अभी पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास है, क्योंकि मेरे पास सारे लोग मेरे ही है ना नॉमिनेट किए हुए। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोविंसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव रीच्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमने बोला 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इलेक्टेड नहीं है, अभी भी चॉइस उन्हीं की है, बट द गुड पार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन इज इंक्रीजिंग टू द हायर ऑफिसेज। 1 इंडियन वर नॉमिनेटेड इन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसमें एक लॉ मेकर था। वो लॉ मेकर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो पहले इंडियन लॉ मेकर थे और गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे। अब हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी बैठे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, और हमारा एक लॉ मेकर इंडिया के हेड के पास भी बैठा है। स्टिल नॉमिनेटेड बट रिप्रेजेंटेशन एट हायर ऑफिसेस। जितना ज्यादा हायर ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा हम पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। चलो अगर हम अपने जो सेल्फ गवर्नमेंट हार्डकोर लॉज हैं वो भी पास नहीं करा पाए, तब भी हम मांडवली तो कर सकते हैं ना। चलो एटलीस्ट इतना तो दे दो, प्रोविंस तो दे दो, थोड़ा सा ही दे दो, पब्लिक वर्क हमें दे दो, डिफेंस रख लो। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ, जैसे वो धीरे धीरे आके हमको खा गए ना, अब हम ऑपोजिट कर रहे हैं। हम भी धीरे धीरे आ रहे हैं एंड विल ट्राई टू ईट यू, बट विद नॉन वायलेंस। Most important point, separate electorate for Muslims were allocated because Muslims feared that a Hindu nation in a Hindu nation they can never win first past the post system। कह रहे हिंदू है, मेजॉरिटी हिंदू ही लेके जाएंगे, तो कोई भी मुस्लिम जो है वो कैसे इलेक्शन में जीतेगा। चलो आप इलेक्ट कर भी रहे हो ना, 25 ऊपर देगा, तो कैसे जीतेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स मेक अ सेपरेट इलेक्टोरेट। कर्जन ने पार्टीशन किया, क्योस बढ़ा। अब रिलीजन के नाम पे हम अलग हो चुके हैं, क्योस बढ़ा। वो रिफॉर्म लेके आए, कहने को रिफॉर्म लाए पर उन्होंने उसको और स्ट्रेंथन कर दिया। तब यूनिटी थी, अब रिलीजन के नाम पे उन्होंने बांटना चालू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इलेक्टोरेट दिया,
कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं दिस वाज अ गुड आइडिया, मेनी पॉलिटिकल थिंकर्स सेइंग कि यहीं पे हमारी इंटीग्रिटी और यूनिटी पे उन्होंने हमला कर दिया. सो देयर हैज बीन वेरिड ओपिनियंस अराउंड दैट. कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स कैन वोट फॉर मुस्लिम्स. तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था. ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे ये सिक्स के लिए भी हुआ, उसके आगे जाके देखेंगे हम SC ST वुमेन लेबर सबके लिए हुआ. What is most important is not just the term separate electorate but also the term Muslim, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए पहली बार 1909 में मॉर्ले मिंटो जी लेके आए. हाँ जी, पार्टीशन, डिमांड ऑफ पार्टीशन. लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इनको फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहा जाता है. जैसे ये 1905 में इसका पार्टीशन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हो गई थी. करेक्ट. तो सर मुस्लिम लीग वाले को ही तो दिया होगा ना ये, कि जो भी उसमें तो जो उनकी पहली पार्टी थी, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीग ही रही होगी, हाँ. उनको बोला गया होगा कि आप एक्चुअली मुस्लिम इनका काम है, इनका नाम है ग्राउंड सेट करना. उस पर खड़े तो कितने भी लोग हो सकते हैं. अच्छा, तो दिया नहीं है उन्होंने बोला एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, हम सारे मुस्लिम हैं. एलेक्स ने बोला कि मैं लड़ूंगा, तो मुस्लिम जो है वो मुस्लिम के लिए वोट कर सकते हैं. फिर इन्होंने बोला ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, हम 10 लोग वोट करेंगे, तो हम चूज कर सकते हैं इन तीनों में से हम किसको करें. तो दे हैव लेड द फाउंडेशन कि तुम इलेक्शन लड़ो, मुस्लिम ही कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम ही वोटर्स होंगे. उनको अलग करना था बाकी. करेक्ट. कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज गुड, सम पीपल से इट्स वेल बैड. माय अंडरस्टैंडिंग इज इट वाज बैड, बट देन दिस रैशनल स्टेटमेंट मेक सेंस कि हिंदू नेशन में मुसलमान कैसे हैं. शुरू कर दिया प्रैक्टिकल. चलो लेट्स मूव टू 1919. Montagu, Chelmsford reform. Again, Montagu was Secretary of State and Chelmsford was the Viceroy. इंडिया ने सेल्फ गवर्नमेंट बोला था, होम रूल एक ही बात है. हेंस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रूल्स वर ब्रॉट. इस डिमांड के लिए इनको स्पेशली वहां से बुलाया गया. कह रहे अब INC इतना स्ट्रांग हो गया है, आपने ऑलरेडी बांट दिया है, नाउ दे आर डिमांडिंग होम रूल, सो लेट्स सी हाउ वी कैन एड्रेस दैट. जब भी कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट एक थ्रेट होती है, तो हमेशा नेगोशिएशन होता है. अगर वो हमला करेंगे तो देश भड़क जाएगा, अगर वो बहुत फ्लेक्सिबल देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. एवरी सिंगल टाइम वन पार्टी इज थ्रेटनिंग अदर, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन व्हिच वी इन ब्यूटीफुल टर्म्स कॉल्ड डिप्लोमेसी. लेट्स सी हाउ दैट कम्स इन एक्शन. फॉर ऑल 4 मेजर प्रोविंसेस डुअल गवर्नमेंट was proposed. डायआर्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1919 में डेफिनेटली प्रीलिम्स इसको यूज कर सकता है. डायआर्की, डाई माने 2, आर्की माने रूल. तो अब जो रूलिंग है प्रोविंसेस में, जो हमने 3-4 प्रोविंस देखे थे पीछे, उसमें दो सरकारें होंगी, दो रूल्स होंगे. वो जो रूल्स हैं वो इस तरीके से उन्होंने तोड़े, ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट. ट्रांसफर लिस्ट वो होती है जिसपे प्रोविंस बनाएगा. आप अगर एक प्रोविंस के सरकार चला रहे हो तो उसके अंदर एग्रीकल्चर में जो भी कुछ करना है उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. अपने लॉज बनाओ, एग्जीक्यूट करो, रेवेन्यू जनरेट करो, डेवलप करो, अपना इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करो. जमींदारी सिस्टम कह सकते हो, पर जमींदारी उस समय तक माय गेस इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग टुगेदर एंड स्लोली इट रेस्ड जमींदारी सिस्टम, क्योंकि अभी तो किसी के पास पैसा ही नहीं है ना. एजुकेशन इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, बट डिफेंस, कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी इन रिजर्व्ड लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट. ठीक है. देयर इज वन मोर लिस्ट कॉल्ड रिजर्व्ड लिस्ट. वो क्या होती है? कंकरेंट नहीं, रिजर्व्ड. सेंटर, स्टेट, कंकरेंट, रिजर्व्ड. रिजर्व मतलब कि उस पे सिर्फ सेंटर बना सकता है या सिर्फ स्टेट बना सकता है? नो, सेंटर पे सेंटर बनाएगा, स्टेट पे सेंटर बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट में सेंटर स्टेट मिलके बनाएंगे रिजर्व लिस्ट. वो अपने आदमियों के लिए रखना चाह रहे थे. नहीं, रिजर्व पे है ना सभी के, मतलब इंडियंस ना करें, हमारे आदमी हैं. नहीं. चलो एग्जांपल लेते हैं. 2010 से पहले टिकटॉक नहीं था. ठीक है.
2010 के बाद बेसिकली जो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है। 2010 के बाद टिकटॉक आया, अदर सोशल मीडिया आए और डेटा प्राइवेसी को थ्रेट हो गया। पहले डेटा प्राइवेसी पता भी नहीं था क्या होता है, अब डेटा प्राइवेसी जैसी नाम की कोई चीज़ आई, अब इस पर लॉ कौन बनाएगा? ये तो ना स्टेट में, ना सेंटर में, ना कॉन्करेंट में। कोविड आ गया, नई चीज़ है, लॉ कौन बनाएगा? प्रियम्बल तो इस आइडेंटिटी कार्ड, उसमें तो बताओ जरा कौन बनाएगा? कॉमन सेंस से बताओ। और जुडिशरी तो बिल्कुल, जुडिशरी का तो काम ही नहीं है लॉ बनाना। सेंटर स्टेट में बताओ अभी फिर। सेंटर, कोई भी नई चीज आई, बैकबोन कौन है? सेंटर ही तो है। एक्स्ट्रा पैसा किसके पास है? दुनिया भर के फंड्स किसके पास है? सेंटर के पास। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन लेगा? सेंटर। तो इसमें भी ऐसा था कि जो एक ट्रांसफर लिस्ट थी, एक रिजर्व लिस्ट थी, अगर इसके अलावा कोई नई चीज भी आती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिजर्व। तो सर इसके लिए कुछ फंड्स रखती है हमारी गवर्नमेंट? किसके लिए? मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए? बिल्कुल, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड होता है। इन सब सिचुएशन के लिए हमारे पास फंड्स ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं। पार्लियामेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चीज़ पे आएंगे, एक एक करके सारा कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल माने सेंटर वॉज एनलार्ज्ड एंड रिफॉर्म्ड। लोअर हाउस, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, लोअर हाउस होता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, अपर हाउस होता है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और जो लोकसभा है वो क्या है? लोअर हाउस। लोअर हाउस इज राज्यसभा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। अपर हाउस को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अपर हाउस इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज लोकसभा। करेक्ट, एल फॉर लोअर, एल फॉर लोक, ठीक है। इसमें 144 लोग हो गए। इलेक्टेड देखो 50% से ज्यादा है, 104 इलेक्टेड है और 40 नॉमिनेटेड है। पहले क्या था? नॉमिनेटेड ज्यादा थे, इलेक्टेड कम थे। अब इलेक्टेड ज्यादा है और नॉमिनेटेड कम है। सिमिलरली दूसरे हाउस में भी इलेक्टेड इज 34, टोटल 60 है, 34 प्लस 26, तो अब इलेक्टेड ज्यादा है और नॉमिनेटेड कम है। नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं बाई कैमरल, लोकसभा राज्यसभा, एमएलसी एमएलए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाई कैमरल। दो चीजें हैं जहां पे लॉ मेकिंग होगी, दो चीजें इसमें है। वहाँ भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसा ही है, दो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। पार्लियामेंट 1200 के अराउंड एक मैग्ना कार्टा नाम की चीज थी, मैग्ना कार्टा। तो किंग बैठा था, उसको ना नोबल मैन बोलते थे, जो उसकी काउंसिल होती थी। उन्होंने क्या किया? चाकू वाकू निकाल लिया, बोला साइन करो। अब से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही ये है, पहले इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद सरकार बनेगी, दो पार्ट में होंगे, लोकसभा राज्यसभा, और फिर वो दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे। राज्यसभा कुछ काम करेगी, लोकसभा कुछ काम करेगी। ब्रिटिश इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसलिए हम पार्लियामेंट्री हैं। अगर यूएस ने राज किया होता तो शायद रिपब्लिकन होते। मेक सेंस? ओके, सो रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्रीज्ड। अब ये मैंने बोला है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंस की भी बात कर रहा हूं और सेंटर की भी बात कर रहा हूं। अब सेंटर में इलेक्शन के इलेक्टेड जो है कैंडिडेट्स वो बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो चुका है? इंक्रीज, राइट। ये एग्जांपल्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन स्टेट एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन का मतलब होता है सेंटर के पास कुछ फंड्स हैं, उसमें से कुछ फंड स्टेट्स को देना जरूरी है। इसका मतलब जो भी मेरे पास पावर है उसको मैं डेवोल्यूट करता हूं और को आगे दे रहा हूं। यूनियन और स्टेट दो हो चुके हैं, बाई कैमरल, यहाँ पे ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर है। ये कुछ काम करेगा, ये कुछ काम करेगा। करंट कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास ये सब है, इसकी नींव, इसका फाउंडेशन कहाँ पे है? बहुत सारे एक्ट्स में से है, जिसमें से एक है ये 1919। ओके, क्लियर? इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अभी बोर्ड पे ध्यान देना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर है, लेजिस्लेटिव लिस्ट है इसके पास एक, उसको दो पार्ट में तोड़ा, कुछ पे सेंटर बनाएगा, कुछ पे प्रोविंस बनाएगा। प्रोविंस के पास गए, प्रोविंस में डायरार्की है, एक रिजर्व लिस्ट है और एक ट्रांसफर लिस्ट है। रिजर्व लिस्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, ट्रांसफर लिस्ट पे डिस्कशन होगा, और प्रोविंस ही जिम्मेदार है उस पर सब कुछ
करने के लिए। पहले सेंटर को तोड़ा 2 जगह, फिर प्रोविंस को तोड़ा, ठीक है। इस समय दे ऑल्सो एस्टैब्लिश सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज का यूपीएससी है, ये तब कमीशन बन गया था, पहले पेपर हो रहे थे, यहाँ पे प्रॉपरली इसको डेडिकेटेड एक कमीशन अपॉइंट कर दिया। लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑपोजिट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सब वोट करेंगे, लिमिटेड फ्रेंचाइज टैक्स, एजुकेशन, इन सब पे हम देखेंगे कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। 3 out of 6 members in Viceroy's executive councils were to be Indian। 6 लोग थे उसके काउंसिल में, उसमें से जो 3 थे, ये वाइसरॉय की काउंसिल है, ठीक है, उसमें से जो 3 लोग थे, they were to be Indian, 50%। Communal representation by providing separate electorates for Sikh, Christians, Anglo-Indians and Europeans। पहले किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए। अब किसके लिए? सिक्स, इंडियंस, एंग्लो इंडियन, एंड स्लोली इट विल आल्सो गो टू वुमेन, SC ST एंड लेबर क्लास। जब ये हुआ 1919 में, उसके बाद एक साइमन कमीशन बैठा, कह रहे 2 रिफॉर्म ला चुके हैं हम, 1909 में, 1919 में, बहुत रिफॉर्म खेल लिया, कोई तो बताओ रिफॉर्म हुआ भी कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला साइमन कमीशन बिठाओ, 7 मेंबर कमीशन होगा और वो जाके चेक करेगा कि 1919 ने काम किया भी है या नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो हमने डिवीजन किया है ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें 7 लोग आ रहे थे और उसमें कोई इंडियन नहीं था। कह रहे ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हम डेलीब्रेशन करेंगे, इलेक्शन 50% से ऊपर हो गया है, पर जो चेक कर रहा है ना ये हुआ है या नहीं, वही हमारा है। मतलब हद होगी करप्शन की, बिना किसी को बताओ, ट्रांसपेरेंसी 0। तो आईएनसी भड़क गई, बोले ये क्या मतलब है, क्योंकि उनको तो पता था क्या हो रहा है। देन दे सेड इसमें कोई इंडियन नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। साइमन कमीशन, एक गो बैक साइमन नाम का एक उन्होंने वो चालू किया और लाला लाजपत राय की 1928 में लाहौर में डेथ हो गई, ठीक है। बाकी इसके जो लिंक्स हैं वो आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस वाज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पूछी जाए आज के कॉन्स्टिट्यूशन पे, आज की वर्किंग के, आज के प्रोसीजर्स पे, आज के पार्लियामेंट पे, तो उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 10 साल में मेंस में एक क्वेश्चन आया है इस पूरे टॉपिक से, ठीक है, और वो आया है GOI 1935 पे। तो वो पूरी कहानी जाननी जरूरी है ताकि ये जान सको, ये जानना जरूरी है ताकि अगली क्लास समझ में आए, राइट। इज इट टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर प्री? वेरी। मेंस नॉट सो मच। एक सवाल आया है जो सीधा इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और वो भी 1935 का, और वो भी 3-4 साल पहले आया था, पिछले 4-5 साल में वो भी नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल 100%, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें से ली हुई है, तो हम उसका वो तो दिखेंगे ना, ओरिजिन कहाँ से था, ओरिजिन, हिस्टोरिकल कनेक्शंस, ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट डायरेक्टली इससे जस्ट टू लेट यू नो, मेंस में एक सवाल आया है, टॉपिक बहुत बड़ा है। कैसे आया था क्वेश्चन मेरे को याद नहीं, मे बी क्लास के बाद आई कैन जस्ट लुक एट इट एंड टेल यू, बट प्री 14 में से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें रुकेगा, पक्की बात। तो जो आयरन गेट है ना प्रीलिम्स, वो खोलने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलो, it was the longest act with most impact on Indian Constitution. It was created as a result of Simon Commission रिपोर्ट 1935। कमीशन पहले आया था, रिपोर्ट 1935 में आई थी, इसीलिए ये दोनों मैच करते हैं। रिपोर्ट आई, फिर एक्ट बनाया। ब्रिटिशर के 5 ऑब्जेक्टिव्स थे, थोड़े ज्यादा लिखे हैं मैंने इसमें, शायद नहीं, 1 2 3 4 5 करेक्ट है। टू रिटेन द कंट्रोल ऑन डिफेंस, फाइनेंस एंड फॉरेन। जो सेंट्रल था उसको संभाल के रखो, वो बढ़िया जा रहा है, हमें उससे फायदा हो रहा है, उसको वैसे ही रखो। विन द सपोर्ट ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट, जो लड़ाई नहीं करते हैं, जो बोस नहीं है, उनको पकड़ो क्योंकि वो डिबेट में बातचीत करने में विश्वास रखते हैं। मुस्लिम सपोर्ट, विन मुस्लिम सपोर्ट। कन्विंस द किंग और प्रिंसेस टू ज्वाइन ऑयल इंडिया फेडरेशन टू काउंटर द नेशनलिस्ट। रजवाड़ों को पकड़ो,
बाय नेचर तो मोनार्कियल ही है, चोर चोर मोसरे भाई, यही मोनार्की में विश्वास रखते हैं, वही मोनार्की में विश्वास रखते हैं। चलो इनके साथ जाते हैं, इनको कन्विंस करते हैं, इनको खरीदते हैं, करप्ट करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं ताकि हम नेशनलिस्ट को काउंटर कर सके। देख रहे हो ये दोनों में, खैर उनका सपोर्ट भी जीतो और उनके एनिमी को भी पकड़ो, माइनॉरिटीज को फंसाना शुरू कर दिया, शिद्दत से चेकमेट करने में लगे हुए हैं। आर्मी यहां भेज दी, डिप्लोमेट्स यहां भेज दिए, भाई कोई तो काम करेगा। एलियनेट द कांग्रेस, कांग्रेस को खत्म करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बहुत बोल रही है, खत्म करो, राइट। एलियनेट मतलब बाहर करो, खत्म मत करो, एक तरीके से बाहर करो। डायआर्की जो 2 लिस्ट थी, रिप्लेस बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस के सारे सब्जेक्ट्स प्रोविंस के हैं, अब कोई लिस्ट विस्ट नहीं है प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, प्रोविंशियल पे नहीं है। डायआर्की वाज रिप्लेस्ड, वो जो ट्रांसफर लिस्ट थी वो नहीं है, अब क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एक्ट एज एन ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सारे सब्जेक्ट्स पकड़ो, खुद लॉज बनाओ, खुद उस पर काम करो, सही हुए तो भी तुम्हारे, गलत हुए तो भी तुम्हारे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सेंटर खेल रहे हैं, प्रोविंस लेवल पे तुम खुद से खेलो। अब फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बी एस्टैब्लिश्ड, एक फेडरेशन उनको बनाना था, ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट का फेडरेशन। मैंने कल बताया था फेडरल क्या होता है, 2 पॉलिटी हैं, दोनों बराबर है, यूएस का सेंटर, यूएस के स्टेट आपस में बराबर है। और अगर कुछ तो ऐसा बनाते हैं जिसमें इनसे अलायंस तो मिले, नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, अटेम्प्ट हुआ, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड, डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए, 70 लाख लोगों ने वोट दिया, अगेन 70 लाख बहुत कम है, वही टैक्स, एजुकेशन, लिमिटेड फ्रेंचाइज पर इलेक्शन हुए। मोर इंडियन इलेक्टेड इन प्रोविंशियल असेंबलीज, आज का लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA जहां पे होता है, मोर इंडियंस इलेक्टेड इन प्रोविंशियल असेंबलीज, यहां पे इंडियंस है, यहां पे ऑटोनॉमी है, स्टेट इज गेटिंग बेटर। चलो कुछ सब्जेक्ट दिए हैं पर उसमें हम ही इलेक्टेड हैं ज्यादा, और उस पर काम भी हम ही कर रहे हैं, तो इन्होंने ऑपरेशंस भी ठीक किए और प्लानिंग भी ठीक करी। प्लानिंग कब खराब होती, ज्यादा होंगे पर ऑटोनॉमी नहीं है, तो भाई बात क्या करें बैठ के, सारा तो आप ओवर पावर कर दोगे। ऑपरेशंस भी सही है, प्लानिंग भी सही है, अब कुछ चेंज आ सकता है। Who could make government a responsible government where governor has to act as per advice of minister responsible for provincial legislature। गवर्नर लिखा है, गवर्नर जनरल नहीं है, प्रोविंसेस को फ्रीडम मिल रही है, सेंटर को नहीं मिल रही, ध्यान रखना इस चीज का। आ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर्स में आपको यूज करना पड़ेगा अक्रॉस सब्जेक्ट्स। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? वेरी वेग, करेक्ट इन थॉट्स, मेक इट मोर प्रैक्टिकल। एसेंस ठीक पकड़ा है, रिस्पॉन्सिबल सही समझ रहे हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है? कोई भी सरकार को रिस्पॉन्सिबल कब कहूंगा? जवाबदेही किसके प्रति? बिल्कुल भी नहीं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आज की डेट में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो हमने बड़े वाले गोले में से छोटा वाला गोला निकाला था, छोटा गोला इज रिस्पॉन्सिबल टू बड़ा गोला, विच इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये इसको रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसने नो कॉन्फिडेंस निकाल दिया तो ये सरकार हट जाएगी। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लॉन्च हो गया तो वो इस सरकार को गिरा सकते हैं। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि भाई मैं काम तो कर रहा हूं
पर तब तक जब तक आप लोग कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। मेरे करप्शन केसेस बाहर आए, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस निकाला, सरकार गिर गई। समझ आया? यहां पे इन्होंने बोला more Indian elected members in provincial assemblies who could make government. A responsible government where governor has to act. Governor जो प्रोविंस का हेड है has to act as per the advice and ministers responsible for provincial legislator, जहां पे ज्यादा इंडियंस है। तो आप साइन करोगे पर इनकी एडवाइस पे। अब वो जो एडवाइस है उसमें थोड़ा सा वेट आया। Act further extended principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, SC, STs, women and labor. Federal court was established in 1937. Simple facts, not much here to do. 3 लिस्ट थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। आज भी ये लिस्ट है, सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट, कनेक्शन टू करंट कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेशन टू बी फॉर्म्ड इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। लोकसभा राज्यसभा टाइप पहले सेंटर पे बनाया था, ऊपर अपर हाउस लोअर हाउस, अब कहां पे बना रहे हैं? प्रोविंसेस में। स्टेट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोविंसेस। नाउ स्लोली वी आर गोइंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ये सब प्रोविंसेस पे हो रहा है। जब जब प्रोविंस पे होगा तब तक हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। जब तक ऊपर वाला संभालेगा तब तक हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। Bicameral central legislator. Lord Linlithgow was given task to make all this a success, but he failed. क्योंकि आइडियल्स गलत थे ना, ये दोनों करने में लगे हैं। वो लेकिन समझ नहीं आएगा क्या लोगों को? खाना दे के लाठी मार रहे हो, करेक्ट? तो लोगों को समझ में आया ये, उन्होंने कोशिश पूरी की। वो डिप्लोमेसी में बोल रहा था ना, डिप्लोमेसी यही होती है, नेगोशिएशन। अब डर बढ़ रहा था, अब लोग कनेक्ट हो रहे थे, अब बहुत पीड़ित लोग हो चुके थे, अब उन्हें हर आदमी को समझ आने लगा था कि भाई ये तो खा जाएंगे। पॉवर्टी, लिटरेसी, खाना नहीं है। 2 बार फैमिन आ चुका है, 40 लाख लोग मर गए क्योंकि चर्चिल ने सही डिसीजन नहीं लिया। राइट नाउ उनके घरों में दाना नहीं है, फूड नहीं है। अभी सबको समझ में आने लगा था, हमें नहीं पता कौन चाहिए, और ये पता है ये नहीं चाहिए। Got it? 1937 provincial elections happen and provincial autonomy started. 1935 में हमने बोला था कि वो एक्ट में आया, 37 में वो चालू हो गया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुई। यहां पे उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। सर लिनलिथगो ने बोला कि हम इंडियन, ब्रिटिश इंडिया इज सपोर्टिंग द वॉर अगेंस्ट जर्मनी, और उन्होंने किसी भी नेशनलिस्ट लीडर से कंसल्ट नहीं किया। Linlithgow unilaterally announced that India is at war with Germany. जितने भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी और प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में लोग थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट। कह रहे हम सरकार हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी बैठे हैं, हम गवर्नर की काउंसिल में भी हैं, हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी चला रहे हैं, तो वॉइस तो है, हमको नहीं लड़ना है। और सर वर्ल्ड वॉर 1 में भी जितना नुकसान हुआ था और जो प्रॉमिसेस किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो एक भी पूरा नहीं किया। करेक्ट। तो वैसे भी वो डिससैटिस्फाइड थे उनसे। वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने बोला कि लड़ो, पैसा मिलेगा, लोग लड़े फुल जज्बातों के साथ। जहां पे लड़ने जाना था वहां पे उन्हें स्लेव्स बना लिया। राइट? तो वो फील तो ऑलरेडी थी। ऐसा तो है नहीं ना कोई नए लोग पकड़ेंगे, लोग तो वही लेके जाएंगे जो वहां से बचे कुछ वापस आए होंगे। दे विल गो अगेन, then they already knew what happened. And 39 में without even consulting the ministers of their own, he said that we are at war. That means पूरा इंडिया जो है वो पूरा फुल रिसोर्स प्रोवाइड करेगा एंड एक्सेप्ट करेगा कि हम वॉर पे हैं। पर हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम तो गरीबी में हैं भाई, हम तो अभी भी खाने के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, सैनिटरी हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। हमको नहीं लड़ना भाई जर्मनी से, हमारा तो रोल भी नहीं है, ना तो हम एलाइज है ना ही एक्सेस है, कुछ भी नहीं है। हम उस पोलर वर्ल्ड में है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इन्होंने बोला जी हाँ हम तो कर रहे हैं बिना पूछे। ग्रेव मिस्टेक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ, आज है। एक्ट एस्टैब्लिश नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन
सेंट्रल सर्विसेज, पीसीएस सर्विसेज, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन। तो ये जो थी इन्होंने एक्चुअली बाइफरकेट करके आपको बोल दिया कि चलो भाई यूपीएससी की तैयारी करो, मुखर्जी नगर में अपने घर खरीदो। आफ्टर दैट अगस्त ऑफर हुआ 1940 में, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट क्रोनोलॉजी दिखाने के लिए आपको कि 1935 में ये हुआ, 40 में अगस्त ऑफर हुआ, 42 में क्रिप्स मिशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं ये लूंगा अच्छे से क्रिप्स मिशन, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स कम टू कैबिनेट मिशन प्लान। 35 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 40 अगस्त ऑफर, 42 क्रिप्स मिशन, नाउ कम टू 46, ठीक है। बीच में उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए जो फेल हो गए। अब आते क्रिप्स में कैबिनेट मिशन प्लान में। ये हमने कल पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, एटली का नाम लिया था मैंने, राइट। अब चर्चिल था इससे पहले, एंटी इंडिया स्टैंड, हम बहुत दर्द में थे। अब उन्होंने बोला भी एटली आया है, ये लेबर पार्टी से थे, ये इंडिया के थ्रू थोड़े सिंपैथेटिक थे। बंगाल फेमिन जो हुआ था उसका पूरा क्रेडिट जो है विंस्टन चर्चिल को जाता है। आज भी ये बोला जाता है कि जो 40 लाख लोगों की मौत हुई है वो बिकॉज ऑफ क्रिपल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की वजह से हुई है, जो चर्चिल ने प्रपोज किए थे, ठीक है। फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी थी, रिलीज नहीं हुए, फेमिन आया, भूखमरी आई और लोग 40 लाख लोग, एंड उसके लिए लायबल एक इंसान को माना जाता है, चर्चिल को। बट अगर आप यूके की बात करेंगे और वहां की डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे और अगर वहां की आप किताबें पढ़ेंगे, ही इज अ वेरी स्टनिंग लीडर। क्यों? जिताता चला गया हर जगह, राइट। एंड हियर इज योर एथिक्स कनेक्शन, मीन्स वर्सेस एंड। गांधी जी बोलते हैं कि भाई एंड गोल इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट यू डू टू अचीव दैट गोल इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट। सो मुझे रिजल्ट तो चाहिए कि यूके ग्रो करे, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। एंड एज एन एस्पिरेंट, एज एन सिविल सर्विसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You will always be under high pressure. Center will launch the schemes. You are the one who are implementing the schemes, right? स्कीम आ भी जाती है ना, तब भी वो इंप्लीमेंट नहीं होती. स्कीम कहती है ट्राइबल एरियाज में स्कूल खोलो. स्कूल खोल दिया, लोगों को आना ही नहीं है, बच्चों को आना ही नहीं है. बच्चे तो सुबह टिम्बर काटने में लगे हैं ना भाई. टीचर को पढ़ाने नहीं जाना. टीचर को पढ़ाने नहीं जाना. तो चलो टीचर भी पहुंच गया, पैसा भी पहुंच गया, आपने ट्राइबल स्कूल में ऐसे क्लास भी एस्टेब्लिश कर दी, पर बच्चा तो सुबह टिम्बर काट रहा है ना, क्योंकि शाम को खाना खाना है, राइट. देयर वाज अ स्टडी व्हिच वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड. वो घर में जो धुआं निकलता है चूल्हे से, नॉट हमारा ये वाला चूल्हा जो लकड़ी से और उपले से चूल्हा बनता है, उसका जो धुआं निकलता है वो बच्चों के न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटीज को कैसे इंपैक्ट करता है, पढ़ाई को और इन सब चीज़ों को. तो शी डिड हर स्टडीज. पीपल वर सपोज टू जस्ट कम, बच्चों को आना था और एबेकस जैसे गेम्स खेलने थे. नोबडी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस. सो देयर वाज फंड्स टू डू द स्टडी. देयर इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन हु वांट्स टू कंडक्ट द स्टडी. और ऐसा भी नहीं है दैट शी वाज वेरी हाइपर, वेरी पोलाइट. उनके घर जाके बाद नोबडी स्टेप्ड आउट. कोविड वैक्सीन्स, मिथ्स. हमें तो कोविड नहीं हो सकता. अरे पूरा परिवार हॉस्पिटल में पड़ा है, राइट. वेयर आई वाज देयर, आई वाज सपोज टू गिव कोविड वैक्सीनेशंस. तो मैंने एक कंपनी से फंड्स उठाए थे और उस कंपनी ने फंड किया था वैक्सीनेशन. और उन्होंने बोला था आपको सिर्फ लोग लेके आने हैं. मेरी जान लग गई 100% मेरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को वहाँ पे लाने में. मेरे पास स्कूल था, मेरे पास हेल्थ वर्कर्स थे, मेरे पास फंड्स थे, मेरे पास वैक्सीन्स पड़ी थी. और हम लोग बोला भाई लगवा लो. दादी जी सुनता नहीं है, उनको समझाएं कैसे कोविड क्या होता है. उनके लिए तो ये है ना इंजेक्शन लगा रहे हो, उनको क्या पता इंजेक्शन में क्या है. कोकेन दे रहे हो, तुम्हें क्या पता, राइट. तो वो अपनी जगह ठीक है. अब इसको ब्रिज करना इज तुम्हारी जिम्मेदारी, राइट. प्लान मिल जाएगा, फंड्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे. उसके बाद भी बिलीफ, फेथ
will come in UV. And how you tackle that is what you do as an IAS officer. चलो वापस आते हैं. तो एटली ने क्या किया, एटली ने कैबिनेट को सेंड किया इंडिया में. उसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ऊपर मैंने बताया क्रिप्स मिशन था, वो सर थे. उन्होंने पीछे कुछ गलतियां करी थी तो उनको साथ में रखा था ताकि वो देख सके. अलेक्जेंडर थे, ये कैबिनेट था, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. वाइसरॉय लॉर्ड लेवल डिड नॉट पार्टिसिपेट. इसके साथ इंडिया के हेड थे वाइसरॉय. तो पार्लियामेंट का हेड बैठा है और इंडिया के हेड को बोला थामो, रुको, तुम मत आओ, तुम तकलीफ दोगे. द मिशन लेड डाउन द फॉलोइंग प्रोसेसेस. इस मिशन में ये 3 चीजें थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, पावर ट्रांसफर होगी इंडियंस को, और डोमिनियन स्टेटस होगा. डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या? ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही वो काम करेगी इंडियन लीडर्स. करेक्ट. एलिजियंस अभी भी कहां पे है? क्राउन पे. तो हम इस समय पे सेल्फ रूल, होम रूल डिमांड कर रहे हैं, बट इन्होंने बोला अभी हम फुल नहीं देते, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देते हैं, आप डिबेट करो, हम आपको पावर देते हैं, आप लीडरशिप रोल प्ले करो, पर एलिजियंस अभी भी आपका हमारे साथ होगा. इनको तो हो जाता ना ईगो कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप हो रही है इंडिया की. दिस ऑल्सो फेल्ड, नहीं काम किया. फिर आते हैं फाइनली हम 1947 पे. ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. ध्यान रखना, इंडिया मत लिख देना. इंडिया बनता है सिटीजनशिप एक्ट में, मतलब हमारे पहले आर्टिकल में, इंडिया और भारत. इंडिया दैट इज भारत, राइट. हिंदी में नहीं होता है भारत, ऐसा नहीं है इंडिया का हिंदी भारत है. इंडिया है और भारत है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है. इंडिया दैट इज भारत. इसीलिए हर जगह क्या है? ब्रिटिश इंडिया. इसके साथ और क्या है अभी? प्रिंसली स्टेट्स. तो एक अनडिवाइडेड लैंडमास है. दिमाग में मैं इंडिया ही सोचता हूं पर लिखना नहीं है. एक अनडिवाइडेड लैंडमास है, वो लैंडमास पे ब्रिटिश इंडिया है और उस लैंडमास पे प्रिंसली स्टेट्स है. उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल ब्रिटिश इंडिया की. ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान टू क्रिएट टू इंडिपेंडेंस स्टेटस विद अ डोमिनियन स्टेटस अंटिल दे हैव क्रिएटेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने बोला ठीक है यार, डोमिनियन स्टेटस लो जब तक तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते. तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया को ये बोला गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, ठीक है. डोमिनियन स्टेटस इज जस्ट नॉमिनल. डोमिनियन स्टेटस इज जस्ट नॉमिनल. इसका कोई महत्व नहीं है. एलिजेंस ऑन पेपर है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है. अभी 47 में नहीं है. जब तक आप अपने को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर देते तब तक हम बोलेंगे कि आपकी एलिजेंस हमारे साथ है ऑन पेपर, पर हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो. उसके बाद हम पेपर साइन कर देंगे और बोल देंगे कि आप फ्री. टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल हैव द रिस्पेक्टेड सॉवरेन पावर. पाकिस्तान बनेगा, इंडिया बनेगा, ठीक है. आगे जाके वल्लभ भाई पटेल वो प्रिंसली स्टेट्स लेके आए. प्रिंसली स्टेट अभी भी इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे जो सुजरेनिटी में है ब्रिटिश की वो है वल्लभ भाई पटेल, वो लेके आए उनको. इसलिए ध्यान रखना, ब्रिटिश इंडिया इज अ की वर्ड. सॉवरेनिटी तो सर हो गया कोई आके इंटरवीन नहीं करेगा. सुजरेनिटी हो गया कि हमका एलिजेंस है और इंटरनल अफेयर्स हम करेंगे, एक्सटर्नल में वो हमको फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन भी. सो ब्रिटिश सुजरेनिटी ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंडेड. सुजरेनिटी मतलब कि यहाँ पे एलिजेंस है बट एक्सटर्नल चीजों में. वही एक तरह की 2 लिस्ट है. कुछ लिस्ट पे आप काम कर रहे हो, कुछ लिस्ट पे हमको आप आंसरेबल हो. सॉवरेन पावर हाँ कीवर्ड है, प्रीएम्बल में भी है. नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एट ऑल. एलिजेंस है पर इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है. देयर वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट, ठीक है. सुजरेनिटी खत्म हुई, प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए. अब आपकी इच्छा है पाकिस्तान ज्वाइन करना है पाकिस्तान ज्वाइन करो, इंडिया ज्वाइन करना है इंडिया ज्वाइन करो, इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है. 26 नवंबर 1949 नेशनल लॉ डे या फिर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी इसको आज भी ये मनाया जाता है.
एनेक्टेड, अडॉप्टेड। 26 नवंबर 1949 एनेक्टेड, अडॉप्टेड। 26 जनवरी 1950 कमेंस्ड, एनफोर्स्ड। ठीक है, प्रियम्बल में 2 वर्ड्स लिखे हैं, एनेक्ट एंड अडॉप्ट। एनेक्ट से कभी कभी लगता है कि नहीं यार हो गया ना इम्प्लीमेंट, पर नहीं, इसलिए अभी जो भी मैं बोलूंगा कमेंसमेंट वर्ड करूंगा। तो जब भी कभी 26 जनवरी आता है ट्राई टू यूज कमेंस, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एनेक्टमेंट है एडॉप्शन है क्या है। वो 26 जनवरी 1949 में प्रियम्बल में भी मेंशन है। तो 26 जनवरी पे जब आओगे तो यूज है कमेंस्ड। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इंडियन रिपब्लिक डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन इफेक्ट रिपीलिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इन्होंने बोला ये एक्ट में ये हम करने वाले हैं। 26 जनवरी को हमने बोला अब इसको आप रिपील करो, वो जो एलिजेंस थी थियोरेटिकल एलिजेंस उसको खत्म करो, कंप्लीट सॉवरेन पावर। वाइसराय माउंटबेटन आए फाइनली, came forth with a partition plan and they said act ended British rule and declared India as independent sovereign state on 15th August 1947. Abolished Viceroy and provided East Dominion with गवर्नमेंट जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। जो भी था उनका जो टॉप हेड था उसको खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। ठीक है, वाइसरॉय खत्म हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था वो खत्म हो गया, पावर कुछ बोला सर आपने? Abolish Secretary of State and transfer the power to Secretary of State of Commonwealth Affairs। कॉमनवेल्थ वो एक समूह है 16 कंट्रीज का, अब उसका कुछ खास रेलेवेंस रहा नहीं है, सिर्फ गेम्स तक ही उसका रेलेवेंस है, उससे ज़्यादा उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो पावर उनके पास आ गई। आइडिया इज कि एसओएस अबॉलिश हो गया, राइट। मोर देन दिस द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एसओएस इज अबॉलिश। एक्ट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर एंड ऑल रॉयल टाइटल्स। तो वॉइसरॉय के अलावा ऑल जितने भी रॉयल टाइटल्स थे उन सबको अबॉलिश कर दिया और आपको अब ताज़ा ताज़ा नया इंडिया